मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद। देखिए आपके मन में लगातार ये प्रश्न चल रहा होगा कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। लगातार हमें ये शब्द परेशान करता है, युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद। देखिए नर युग्मकोद्भिद मैं आपको बता देता हूं, जब परागकण परागकोश से निकलकर अंकुरित हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखिए परागकोश से निकलकर या फिर आप कह सकते हैं अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। बहुत ही आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, और आप कह सकते हैं कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम संरचना है या प्रथम कोशिका है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये चीज हमारे लिए यहाँ पर जानना बहुत जरूरी था। मेल गैमेटोफाइट अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसके बाद में परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण के केंद्रक में क्या होता है, देखिए परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। सामान्य रूप से मैं आपको समझाता हूँ, कुछ इस प्रकार से परागकण की संरचना होती है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो परागकण की संरचना ही है, लेकिन तब तक के लिए आपको समझाने के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये परागकण का केंद्रक और ये जीवद्रव्य है। देखिए परागकण का जो केंद्रक होता है इसमें विभाजन होता है, और विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इसके केंद्रक में विभाजन से पहली होती है जनन कोशिका, दूसरी होती है कायक कोशिका। पहली होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है कायक कोशिका। जो जनन कोशिका होती है वो मसूर की दाल के आकार के समान होती है, इसलिए इसे मसूराकार भी कहते हैं। मसूर के आकार की होती है इसलिए इसे मसूराकार भी कहते हैं। और जो कायक कोशिका होती है ये इससे आकार में बड़ी होती है। यानी कि परागकण के केंद्रक में लगातार विभाजनों से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। केंद्रक द्विगुणित होता है एन और एन। जनन कोशिका अगुणित पाई जाती है, कायक कोशिका भी अगुणित पाई जाती है। इसके बाद में देखिए जो जनन कोशिका है वो मसूर के आकार की पाई जाती है और आकार में छोटी पाई जाती है, जबकि कायक कोशिका कैसी पाई जाती है, आकार में बड़ी पाई जाती है। अब देखिए जो जनन कोशिका होती है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन, प्रथम बार में जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो प्रकार के नर युग्मकों का निर्माण होता है। यानी कि जब परागकण के केंद्रक से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होगा। और यहीं पर हमको पहुंचना है। किस प्रकार से पहुंचेंगे अभी हम देखते हैं। नर युग्मकोद्भिद हमने पढ़ा अंकुरित परागकण को कहते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जनन कोशिका में जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना, जो कि मुख्य टॉपिक है, आगे तक काम आएगा। जहां तक आप बॉटनी के अंतर्गत कोई भी अध्ययन करेंगे, यूजी है, पीजी है या कोई भी जो पढ़ाई है जिसमें बॉटनी आती है उसमें आप पढ़ेंगे परागकण। परागकण की संरचना आप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। देखिए जो परागकण होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो क्या है, ये एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय। यदि आपसे कोई पूछे कि परागकण कितने कोशिकीय होता है तो आप कहेंगे परागकण एक कोशिकीय होता है। इसके बाद में यदि एक कोशिकीय है तो केंद्रक कितने पाए जाएंगे, एक केंद्रक पाया जाएगा।
यानी कि परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकी और अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। आपको याद दिला दूं, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ तो वो एन के रूप में हुआ, यानी कि अगुणित के रूप में हुआ। उसके बाद में परागकण कैसा हुआ? अगुणित ही हुआ है। और आपको मैंने एक चीज बताई कि स्फुटन के समय इसका आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। आकार कैसा पाया जाता है? गोल पाया जाता है। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसके ऊपर संरचना में अभी हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार की परतें पाई जाती हैं। देखिए चित्र पर आप ध्यान देंगे, ये चित्र आपको अभी कई बार पढ़ना है इसी चैप्टर में। देखिए आपको साथ साथ में बताता चलूंगा, परागकण की जो बाह्य संरचना होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि टैपीटम से एक पदार्थ स्रावित होता है जो क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। और उस स्पोरोपोलिन से किसका निर्माण होता है? परागकण की बाह्य चोल का निर्माण होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि परागकण की जो बाह्य चोल है और बाह्य परत है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि परागकण की बाह्य चोल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ये किस कार्य में आती है परागकण के अंदर। तो हम देखेंगे कि परागकण के अंदर दो परत पाई जाती हैं। पहली परत कौन सी पाई जाती है? बाह्य चोल। सामान्य सी बात है, जो बाहर की तरफ पाई जाएगी तो बाह्य चोल कहलाएगी। बाह्य चोल किसके द्वारा निर्मित होती है? बाह्य चोल होती है आपकी स्पोरोपोलिन द्वारा निर्मित होती है। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बाह्य परत, यानी कि बाह्य परत होती है। दूसरी आप लिखेंगे स्पोरोपोलिन द्वारा निर्मित होती है। स्पोरोपोलिन द्वारा निर्मित होती है। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये सुशोभित पाई जाती है, यानी कि चमकीली पाई जाती है, जो कि परागकण को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है। सुंदर आकृति कैसे प्रदान करेगी? अभी आप देखेंगे कि इस पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और आप कह सकते हैं कि सुशोभित पाई जाती है। सुशोभित पाई जाएगी। सुशोभित अर्थात देखने में कैसी लगेगी? सुंदर लगेगी, बाहर से देखने में सुंदर। और इसके साथ साथ क्या होगा? इस पर जाल का धारी या कांटेदार कैसी पाई जाती हैं? या जाल का पाई जाती हैं, या धारियां पाई जाती हैं, या कैसा पाया जाता है? कांटेदार पाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जाल का, धारी या कांटे पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? इसको सुंदर दिखने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए इसमें जो परत ये पाई जाएगी मोटी पाई जाएगी। कैसी होगी? मोटी होगी। और मोटी के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कैसी होगी? खुरदरी होगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं बाह्य चोल के गुण पढ़ रहे हैं, बाह्य चोल का निर्माण क्या किससे होता है ये पढ़ रहे हैं, और बाह्य चोल में क्या क्या पाया जाता है ये पढ़ रहे हैं। इस पर देखिए छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए ये छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी। इस पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जनन छिद्र कहलाती हैं। जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? जनन छिद्र कहलाती हैं। और इन जनन छिद्रों का उपयोग क्या होता है? परागकण इनमें होकर ही अंकुरित होता है। सबसे पहले हमने परागकण की बाह्य चोल पढ़ी है और बाह्य चोल के गुण देखे। बाह्य परत पाई जाती है, स्पोरोपोलिन से निर्मित पाई जाती है, सुशोभित पाई जाती है और अलंकृत पाई जाती है। जाल का, धारियों या कांटों द्वारा मोटी एवं खुरदरी परत होती है। छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। और जनन छिद्रों से क्या होता है? इनका अंकुरण होता है। अब देखिए इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल के अंदर एक संरचना पाई जाएगी, उसे हम अंतःचोल के नाम से जानेंगे।
और अंतःचोल में भी कुछ मुख्य गुण पाए जाते हैं। वो क्या होती है? आंतरिक भित्ति होती है, इधर आप देख लेंगे अंतःचोल। अंतःचोल क्या होती है? आंतरिक भित्ति होती है। आंतरिक भित्ति के साथ साथ किससे निर्मित होती है? पैक्टिन से निर्मित होती है। पैक्टिन, सेलुलोज आपको पता होगा क्या होते हैं, पैक्टिन से निर्मित होती है और सेलुलोज द्वारा भी निर्मित होती है। यानी कि कहीं पैक्टिन की पाई जाती है, कहीं सेलुलोज की पाई जाती है और कहीं सम्मिलित रूप से दोनों की पाई जाती है। ये पतली होती है, इसकी बजाय आप देखिए ये पतली है ना, तो ये कैसी होती है? पतली होती है। और इसकी झिल्ली कैसी पाई जाती है? कोमल झिल्ली नुमा पाई जाती है। यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो कैसी होगी? कोमल होगी। अब देखिए हमने पढ़ लिया बाह्य, देखिए ये क्या हो गई? बाह्य चोल। और इसके बाद में इसके अंदर की परत क्या हो गई? अंतःचोल। आपने पढ़ा होगा परागकण में एक केंद्रक पाया जाता है, तो यहाँ एक केंद्रक पाया जाएगा और ये जीव द्रव्य इसके आसपास उपस्थित होगा। तो अभी आपने पढ़ ली परागकण की संरचना। परागकण की संरचना के बाद में इससे आगे हम देखेंगे बाह्य चोल और अंतःचोल पढ़ने के बाद में अब हम देखेंगे पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? एक छोटा सा टॉपिक आपको परागकण के साथ दे दिया गया है कि पोलन किट होता क्या है। देखिए परागकण की जो सतह होती है, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पोलन किट। पोलन किट हम पढ़ रहे हैं। देखिए जो परागकण है इसकी सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, यानी कि इसकी सतह पर एक तेल की परत पाई जाती है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। अब देखिए इस पोलन किट के कुछ गुण और कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं उनको आप देख लीजिए। बस पोलन किट की परिभाषा कुछ नहीं होती है, केवल इसके गुण हैं कुछ ये हैं। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, उसे हम पोलन किट कहते हैं। देखिए ये चिपचिपी होती है, चिपचिपी होती है, यानी कि इसमें चिपचिपाहट पाई जाती है। चिपचिपी होती है तो क्या करेगी? कीटों के साथ चिपक जाती है, यानी कि कीटों के पैर जो होते हैं उनके साथ चिपकने में सहायक होती है। अब देखिए सामान्य सी बात है, यदि वायु परागन होगा तो जो ये चिपचिपी परत है कीटों के पैरों में चिपक जाएगी और इसके बाद में कीट क्या है, इसको दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। चिपचिपी होती है। इसके बाद में क्या होती है, इसमें विशेष गंध पाई जाती है, विशेष गंध पाई जाएगी और विशेष गंध के कारण क्या होगा? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, कीटों को आकर्षित करती है। दो गुण इसके हो गए पोलन किट के, आपने पढ़े कि कीटों को आकर्षित करने में सहायक है। क्यों आकर्षित करने में सहायक है? क्योंकि इसमें विशेष गंध पाई जाती है जिससे कीट इसकी तरफ आते हैं। दूसरा आपने देखा कि चिपचिपी होती है और चिपचिपी होने के कारण क्या होती है? कीटों के पैरों से चिपकने में सहायक होती है। इसके बाद में ये परागकण की क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से जो यूवी रेज होती हैं उनसे परागकण की रक्षा करती है, उनसे परागकण की रक्षा करती है। अब देखिए यदि परागकण नमी के संपर्क में आ जाते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था जब परागकोश स्फुटित होते हैं, परागकण नमी के संपर्क में आते ही वातावरण में आ जाते हैं, जिससे वातावरण में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते थे, जैसे पराग एलर्जी है, ज्वर है और भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो ये उत्पन्न कर देती है।